हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि आप देखना शुरू कर चुके हो इन्वायरमेंट के पीवाईक्यू की सीरीज़। और आज इसमें हमारा पहला लेक्चर है और इसमें हम करेंगे इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट और रिसोर्स मैनेजमेंट के जितने भी क्वेश्चन हमारे 2011 से लेके 2020 तक आए हैं वो सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे जो कि हमारे प्री में आए हैं। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप हमारी और सारी प्लेलिस्ट नहीं देखें तो आप जाके चेक कर सकते हैं। हम ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट कंप्लीट करवा चुके हैं, जिसमें कि हमने पहले सारे जो 2011 से 20 तक पीवाईक्यू आए हैं वो कंप्लीट करवाए हैं। उसके बाद हमने जितने भी हमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लग रहे हैं जो 2021-22 में आ सकते हैं वो हमने सारे कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, और इसके अलावा ज्योग्राफी के अलावा हमने इन्वायरमेंट की सीरीज इन्वायरमेंट की सीरीज़ अभी हमारी चलेगी। उसके अलावा साइंस टेक की सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो गई है, इकोनॉमी की सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो गई है, और हमारे करंट अफेयर्स की मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज़ जो मेरे हिसाब से मेरे को लगती है सबसे ज़्यादा जो रिलेवेंट है वो भी हमारी चल रही है। आप उसको भी मिस मत करना। ठीक है, तो उसमें भी हमारे बहुत सारे सेक्शंस क्वेश्चंस के कंप्लीट हो जाते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू कर चुके हैं। ठीक है, तो आज के पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और पहले क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे 2 सब्सक्राइबर्स सुभाष गोदारा एंड ब्रिजेश पाल, जो कि मेरे को बताया गया है। ठीक है, तो ये हमारे इन्होंने अच्छे रिव्यूज़ देते हैं हमारी वीडियोस पे, तो आप प्लीज़ सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। सर के टेलीग्राम चैनल पे आप कांटेक्ट करिए, उनको मैसेज करिए। आपको रिवार्ड्स के लिए आपको सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप जाके सर के टेलीग्राम चैनल को पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए तो आ जाते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशंस अकर्स इन द डेजर्ट आर एज टू इनहिबिट वाटर लॉस। फर्स्ट है विच ऑफ द कौन सी लीफ मॉडिफिकेशन है जो डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं उनमें होती है, जिससे कि उनमें वाटर लॉस जो है वो कम हो जाता है या फिर रुक जाता है। तो कौन कौन सी उसमें होती है? फर्स्ट है हार्ड एंड वैक्सी लीव्स। यस, अगर हार्ड लीव्स होंगी तो वहाँ से ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। सेकंड है टाइनी लीव्स। टाइनी लीव्स से क्या हो जाता है, उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो जो सनलाइट गिरेगी उस पर वो भी कम गिरेगी। इसका मतलब वहाँ से उस सरफेस से जितना ट्रांसपिरेशन होगा वो भी कम होगा। थर्ड है थॉर्न्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। वही है, सरफेस एरिया को कम करने के लिए लीव्स की जगह क्या हो जाती हैं, थॉर्न्स हो जाती हैं। तो तीनों ही स्टेटमेंट जो है इसकी सही हैं कि डेजर्ट एरियाज में लीफ जो है कैसे मॉडिफाई कर लेती हैं वाटर लॉस को कम करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को आप सबसे बेस्ट तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हो? ठीक है, इकोसिस्टम किसको बोलते हैं? तो इकोसिस्टम बोलते हैं एक कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टुगेदर विद द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव। एक ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट के साथ मिलजुल कर कैसे रहते हैं उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग कैसे मिलकर रहते हैं उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, हमें करेक्ट सीक्वेंस बतानी है हमारे फूड चेन की। ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस बतानी है। डायटम क्रस्टेशियन हैरिंग, क्रस्टेशियन डायटम हैरिंग, डायटम हैरिंग क्रस्टेशियन, क्रस्टेशियन हैरिंग डायटम्स। तो इनमें कौन सी हमारी सही स्टेटमेंट है? तो इसकी जो सबसे सही स्टेटमेंट है वो है ए में क्या होता है, डायटम्स। डायटम्स क्या होते हैं, ये ऑटोट्रोप्स होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं और इसको ऑटोट्रोप्स भी बोलते हैं। ठीक है, ऑटोट्रोप्स होते हैं, ये खुद अपना खाना बनाते हैं। क्रस्टेशियन क्या होते हैं, ये आर्थ्रोपोडा में आते हैं। किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा में आते हैं, और ये कंज्यूमर्स होते हैं, मेनली प्राइमरी हेटरोट्रोप्स होते हैं, प्राइमरी हेटरोट्रोप्स होते हैं। और ये हैरिंग क्या होता है, ये भी हेटरोट्रोप होते हैं, टॉप हेटरोट्रोप होते हैं। ठीक है, तो तीनों ही की ये सीक्वेंस होगी ए, डायटम्स, क्रस्टेशियन एंड हैरिंग्स। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग। हमें बताना है द फिनोमिना ऑफ हाइबरनेशन कैन बी ऑब्जर्व इन विच ऑफ द अबव काइंड्स ऑफ एनिमल। किन टाइप के एनिमल में हमें हाइबरनेशन देखने को मिलेगा? हाइबरनेशन क्या होती है? हाइबरनेशन होती है विंटर स्लीप। हाइबरनेशन को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है हाइबरनेशन का? विंटर स्लीप। विंटर स्लीप ये क्या होती है, लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है, याद रखना। विंटर स्लीप क्या होती है, लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, हाइबरनेशन में क्या हो जाता है, मेनली जो एनिमल्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रिड्यूस कर देते हैं। अपनी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है
उसको रिड्यूस कर देते हैं, इसको रिड्यूस कर देते हैं लोअर मतलब लो टेम्परेचर से कोप अप करने के लिए, ठीक है, मतलब विंटर जो एडवर्स विंटर कंडीशन है उससे बचने के लिए। तो हाइबरनेशन कौन कौन से करते हैं, तो इस देखो इसमें तो बैट्स भी हाइबरनेशन में जाते हैं, बियर्स भी जाते हैं और रोडेंट्स भी जाते हैं, ये तीनों ही हाइबरनेशन में जाते हैं। तो आंसर क्या हो गया सी, ठीक है, मतलब क्या जाते हैं, बैट्स भी जाते हैं, बियर्स भी जाते हैं और रोडेंट्स भी जाते हैं। उसके अलावा वुड फ्रॉग्स जो होते हैं, उसके अलावा जो वुड्स फ्रॉग्स होते हैं वो भी हाइबरनेशन में जाते हैं, स्क्विरल वो भी हाइबरनेशन में जाती हैं। उसके अलावा स्नेक्स, ये भी सारे क्या होते हैं, इसमें जाते हैं हाइबरनेशन में, ठीक है। तो ये सारे इसका आंसर हो गया सी। और अगर मैं इसके अलावा आपको बताऊं कि और टर्म्स क्या होती हैं, इसमें पूछ लिया हाइबरनेशन के बारे में, आपसे और भी टर्म्स के बारे में पूछ सकता है। जैसे कि एक टर्म होती है एस्टिवेशन, एस्टिवेशन एक हाइबरनेशन होती है, एक होती है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन को क्या बोलते हैं, समर स्लिप, क्या होती है, समर स्लिप, जो समर्स में अंडरग्राउंड हो जाते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या होती है, समर स्लिप शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, ठीक है, क्या होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है एस्टिवेशन। इसमें भी क्या हो जाती है, हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं, ठीक है, किससे, मतलब हीट से, ज़्यादा हीट से बचने के लिए। किस में होती है, एग्जाम्पल क्या है इसके, जैसे कि फिशेज़ हो गई, स्नेल्स हो गई, अर्थवॉर्म्स हो गए, अर्थवॉर्म्स हो गए, ठीक है। और प्लांट्स में एक जो एस्टिवेशन शो करता है प्लांट, उसका नाम है गुआवा, गुआवा एस्टिवेशन शो करता है किसमें, प्लांट्स में, ठीक है, ज़्यादा गर्मी से बचने के लिए, ठीक है। ये हो गया प्लांट्स में। एक और स्टेटमेंट आती है डायापोज, एक और स्टेटमेंट आती है डायापोज। डायापोज क्या होता है, इसमें क्या होता है, मान ले कोई भी सीड किसी प्लांट में डेवलप कर रहा है, लेकिन जब भी कोई एडवर्स कंडीशन आती है, अनफेवरेबल कंडीशन आती है, मान ले वो स्टेजेस में करा 1 थ्रू 3 4 ऐसे स्टेजेस में डेवलप कर रहा है, तो जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो कोई भी किसी भी स्टेज पे जो वो चीज़ होती है ना, वो अपनी डेवलपमेंट को सस्पेंड कर देता है। सस्पेंडेड डेवलपमेंट क्या हो जाती है, वहाँ पे डेवलपमेंट सस्पेंड हो जाती है, रुक जाती है, डोरमेंट हो जाती है, ठीक है, जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है। विंटर में भी हो सकती है, समर में भी हो सकती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं। और ऐसा किस किस में होता है, मेनली इंसेक्ट्स में होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, मेनली इंसेक्ट्स ऐसा करते हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स ऐसा करते हैं मेनली इंसेक्ट्स। और इंसेक्ट्स में भी मेनली बटरफ्लाई, मोनार्क बटरफ्लाई, ठीक है, बटरफ्लाई ऐसा करती हैं, ठीक है। और जो भी ओवीपेरस स्पीसीज होती हैं फिश की, ओवीपेरस जो स्पीसीज होती हैं फिश की, वो भी क्या शो करती हैं, डायपोज शो करती हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, हाइबरनेशन आपने देख लिया, उसको क्या बोलते हैं, विंटर स्लिप। एस्टिवेशन क्या होता है, समर स्लिप। और ये क्या होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है। एग्जाम्पल क्या है, फिशेज, स्नेल, अर्थवॉर्म। गुआवा प्लांट्स में गुआवा भी क्या शो करता है, एस्टिवेशन शो करता है। डायपोज क्या होता है, सस्पेंडेड डेवलपमेंट। सस्पेंडेड डेवलपमेंट मतलब अगर कोई अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो किसी भी जगह पे जो हमारी स्टेजेस हैं वो रुक जाते हैं वहीं पे। एग्जाम्पल क्या है, इंसेक्ट्स, मेन एग्जाम्पल है इसका इंसेक्ट्स, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, हमारा 4 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। विद रेफरेंस टू फूड चेन इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में फूड चेन के बारे में बताना है। ए फूड चेन illustrates the order in which the chain of organism feed upon each other। एक जो फूड चेन है वो बताती है कि किस ऑर्डर में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे को खा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। तो यही इसी को बोलते हैं। सेकंड क्या है, फूड चेन आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीसीज। जो फूड चेन है वो किसी फूड चेन जो पाई जाती है विद इन द पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीसीज, एक स्पीसीज की पॉपुलेशन के अंदर पाई जाती है। याद रखना, कभी भी एक स्पीसीज के अंदर नहीं पाई जाती है, डिफरेंट स्पीसीज की उसके स्पीसीज के अंदर पाई जाती है, मतलब स्पीसीज डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन है, फाइटोप्लैंक्टन एक प्लांट की स्पीसीज है, उसको खाएंगे जू प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन क्या एनिमल की स्पीसीज है, उसके बाद खाएंगे फिशेज, ठीक है, फिशेज ऐसे ऐसे होती है फूड चेन, ठीक है। उसमें कोई एक स्पीसीज नहीं होती है, डिफरेंट स्पीसीज की पॉपुलेशन होती है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट होगी रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट थी ठीक, ठीक है। थर्ड है, ए फूड चेन इलस्ट्रेट द नंबर ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म विच आर ईटन बाय अदर्स। इसमें हर एक वो बताता है कि हर एक कितने बार खाया जा रहा है, ऐसा नहीं है, मतलब हर एक के बारे में थोड़ी ना बता सकता है कि एक जो है मान लो कि ग्रास है वो कौन कौन खाता है, ये थोड़ी ना वो बताता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग हो जाती है। तो आंसर क्या आ गया हमारा ए, ठीक है, आंसर आ गया हमारा ए। अब जो फूड चेन होती है, देखो मतलब हर एक जो स्टेप होता है ना फूड चेन का, उसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक लेवल। हर एक स्टेप जो फूड चेन का होता है उसको ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। और मेनली ये स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर से। कोई भी मतलब फूड चेन किससे स्टार्ट होगी, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगी। और एंड्स कहाँ पे होती है, टॉप कार्निवोरस पे। एंड कहाँ पे होती है, टॉप कार्निवोरस पे एंड होती है। उसके अलावा अगर मैं बताऊँ फूड चेन कितने टाइप की होती है, तो देखो फूड चेन जो है ना, फूड चेन 2 टाइप की होती है। एक होती है ग्रेजिंग फूड चेन, ये कौन सी है, ग्रेजिंग फूड चेन। और एक होती है डेट्राइटस फूड चेन, डेट्राइटस फूड चेन, ठीक है। ये 2 टाइप की फूड चेन होती हैं, ठीक है। ग्रेजिंग फूड चेन में क्या होती है, मेनली जो कंज्यूमर होते हैं ना वो मेनली यूटिलाइज करते हैं प्लांट्स को या प्लांट के पार्ट्स को एज ए फूड। ग्रेजिंग फूड चेन में क्या होता है, जो कंज्यूमर सबसे पहले क्या कंज्यूम करते हैं, प्राइमरी जो कंज्यूमर होता है वो क्या कंज्यूम करता है, सबसे पहले प्लांट और प्लांट बेस्ड जो प्लांट या प्लांट के पार्ट्स, ठीक है। स्टार्टिंग में जो कंज्यूम होता है वो ये होता है। डेट्राइटस फूड चेन में क्या होता है, ये मेनली ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होती है।
किससे स्टार्ट होती है? मेनली इसमें जो स्टार्टिंग होती है वो ऑर्गेनिक मैटर से होती है, जो डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स या प्लांट्स का होता है वहाँ से, ठीक है। जो भी मतलब ग्रेजिंग फूड चेन, मान ले ग्रेजिंग फूड चेन में जो भी प्लांट्स हैं, जो भी फूड अपना बना रहे हैं, मान ले उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, मान ले वो गिर जाते हैं, तो उसके बाद शुरू होती है हमारी डेट्राइटस फूड चेन। तो उसको खाने के लिए जो शुरू होगी उसको बोलेंगे डेट्राइटस फूड चेन, ठीक है। इसका देखो, अगर ग्रेजिंग फूड चेन की बात करूँ तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, ग्रेजिंग फूड चेन में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जांपल क्या है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आप क्या बोल सकते हो ग्रेजिंग फूड चेन में? क्या, जैसे कि ग्रास होगी, ग्रास को कौन खाएगा? कैटरपिलर खाएगा, ठीक है। कैटरपिलर को कौन खा सकता है? लिजार्ड। और लिजार्ड को कौन खा सकता है? स्नेक, ठीक है। तो ये क्या होगी? हमारी फूड चेन होगी, ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है। अगर हम ये हमें टेरेस्ट्रियल की बात की, अगर हम इसमें एक्वेटिक की बात करें ग्रेजिंग फूड चेन में, सबसे पहले होते हैं फाइटोप्लैंक्टन, उसके बाद होते हैं जूप्लैंक्टन, उसके बाद होते हैं स्मॉल फिश, और उसके बाद होते हैं लार्ज फिश, ठीक है। तो ये भी क्या होगी? हमारी एक्वेटिक में होगी ग्रेजिंग फूड चेन। उसके बाद आती है हमारी डेट्राइटस फूड चेन। डेट्राइटस फूड चेन में क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होता है, जो किसका होता है? डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स का होता है। डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स का जो हमारा होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें मेनली डेट्राइटस को जो खाते हैं उनको स्टार्टिंग वालों को बोलता है डेट्रीवोरस। क्या बोला जाता है? डेट्रीवोरस, या उनको प्रीडेटर्स भी बोला जाता है, प्रीडेटर्स भी उनको बोला जाता है, प्रीडेटर्स, ठीक है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मेनली क्या होती है? देखो याद रखना हमेशा, ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, मेनली टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या पाई जाती है? डेट्रिटस फूड चेन पाई जाती है, डेट्रिटस फूड चेन पाई जाती है। और मेनली एक्वेटिक इकोसिस्टम में, एक्वेटिक इकोसिस्टम में मेनली ग्रेजिंग फूड चेन पाई जाती है, ठीक है। ग्रेजिंग फूड चेन पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। एक्वेटिक में क्या पाई जाती है? मेनली ग्रेजिंग फूड चेन पाई जाती है। और टेरेस्ट्रियल में मेनली क्या पाई जाती है? डेट्रिटस फूड चेन पाई जाती है। डेट्रिटस फूड चेन मतलब जैसे कि मान लो एग्जांपल हो, जैसे कि डेड लीव्स पड़े हैं, ठीक है, उनको क्या खाएगी? वुड लाउस खाएगी, वुड लाउस खाएगी। वुड लाउस को कौन खाएगा? ब्लैक बर्ड खाएगा, ठीक है। कौन खाएगा? ब्लैक बर्ड, ठीक है। तो ये होगी हमारी दोनों फूड चेन्स के बारे में। तो देखो दो चीज़ें हमारी, एक है ग्रेजिंग फूड चेन और एक है हमारी डेट्राइटस फूड चेन, ठीक है। ये स्टार्ट होती है प्लांट या प्लांट के पार्ट से, ये स्टार्ट होती है ऑर्गेनिक मैटर से, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से मिलता है। ग्रेजिंग फूड चेन मेनली कहाँ पे होती है? एक्वेटिक इकोसिस्टम में होती है। और डेट्राइटस फूड चेन मेनली कहाँ होती है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में होती है। हो गया ये हमारा फूड चेन के बारे में कंप्लीट हो गया, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो इट्स फंक्शनल रोल इन कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो वो क्या होता है? इकोलॉजिकल निके को ही बोलते हैं। ऐसा किसको बोलते हैं? इकोलॉजिकल निके को ही बोलते हैं। ये होता है, अब देखो होम रेंज क्या होती है? जिस रेंज में वो रहता है कोई भी ऑर्गेनिज्म। हैबिटेट क्या होता है? वही जो मतलब कहाँ पे रहता है वो, ठीक है, हैबिटेट वो वही, लेकिन फंक्शनल नहीं बताता, मतलब ओनली फिजिकल स्पेस जहाँ पे वो रहता है। ये क्या होता है? फिजिकल स्पेस है जहाँ पे वो रहता है। इकोटोन क्या होता है? इकोटोन होता है ट्रांजिशन एरिया टू बायोम्स के बीच में, टू बायोम्स या टू इकोसिस्टम के बीच में जो ट्रांजिशन एरिया होता है ना, उसको बोलते हैं क्या? इकोटोन, उसको बोलते हैं इकोटोन। मतलब मान लो जैसे कि एग्जांपल मानो इकोटोन का, जैसे कि टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक है, उसके बीच में कौन सा आएगा? वेटलैंड्स आएंगे, मैनग्रूव्स आएंगे, तो ये क्या है? एक इकोटोन का एग्जाम्पल है, ठीक है, इकोटोन का एग्जाम्पल है। और मान लो डेजर्ट और फॉरेस्ट के बीच में कोई है तो उसके बीच में क्या आएगा? ग्रासलैंड आएगा, ये भी एक इकोटोन का एग्जाम्पल है। सोल्ट वाटर और फ्रेश वाटर के बीच में क्या आएगा? ब्रैकिश वाटर आएगा, उसको इस्चुअरी भी बोलते हैं, इस्चुअरी, ठीक है। तो ये आएगी, तो ये इसके एग्जाम्पल है। इसका मेन क्या होता है? मतलब देखो जब भी इकोटोन होता है ना, तो इकोटोन पे एक इफेक्ट लगता है, उसको बोलते हैं एज इफेक्ट। उसको क्या बोलते हैं? एज इफेक्ट। एज इफेक्ट के कारण क्या होता है ना, उस एरिया में स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है हमेशा। स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है, और वहाँ पे मतलब अलग होती है, मतलब पॉपुलेशन चेंज होती है, कम्युनिटी चेंज होती है बाउंड्री पे, ठीक है। दो बाउंड्री, और मेनली स्पीसीज ज़्यादा क्यों होती हैं? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? टू इकोसिस्टम में रहने वाली स्पीसीज कन्वर्ज करती हैं, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है? इन ग्रासलैंड ट्रीज डू नॉट रिप्लेस ग्रासेस एज ए पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन बिकॉज ऑफ। ग्रासलैंड में ट्रीज क्यों नहीं उगते ग्रासेस की जगह? मतलब ट्रीज क्यों नहीं बड़े बड़े हो जाते, ग्रासी क्यों रह जाती हैं, वो पूछा है। तो याद रखना हमेशा, मतलब कि वाटर लिमिट और फायर के कारण, मतलब एक तो ग्रासलैंड में वाटर की लिमिट मिलेगी, ठीक है, और वहाँ पे मतलब फायर लगेंगी, मतलब नेचुरल भी हो सकती है फायर, और ये जो है मैनमेड भी हो सकती है, ठीक है। तो यही है कि इसी के कारण जो ग्रासलैंड्स हैं वो ट्रीज वहाँ पे डेवलप नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी की टर्म में हमें उसमें बतानी है करेक्ट सीक्वेंस कि प्रोडक्टिविटी किस में हमारी डिक्रीज करेगी, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन के आंसर में भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब पहले जब आया तो कोचिंग सेंटर्स बोल रहे थे कि मतलब दो आंसर्स इसके बता रहे थे, ठीक है, इसके आंसर्स दो बता रहे थे, ठीक है। क्या बता रहे थे कि इसके आंसर दो बता रहे थे। एक तो बता रहे थे इसका रेट के हिसाब से, ठीक है, एक बता रहे थे इसका अमाउंट के हिसाब से। रेट के हिसाब से मतलब रेट के टर्म में होता है कि कितना ऑर्गेनिक मैटर या बायोमास प्रोडक्शन होता है पर स्क्वायर मीटर पर ईयर, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्या?
रेट, अमाउंट मतलब कितना अमाउंट प्रोड्यूस होता है उस ईयर में, उसको बोलते हैं अमाउंट, ठीक है। तो जब तो जो फाइनल यूपीएससी की आंसर क्या आई, वो आई रेट के हिसाब से। रेट के हिसाब से क्या था, रेट के हिसाब से था कि सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो होता है मैनग्रोव्स में, उसके बाद होता है हमारा ग्रासलैंड में, उसके बाद होता है हमारा लेक्स में, और उसके बाद होता है हमारा ओशन में। अगर मैं मैनग्रोव्स की बात करूँ तो 3300 से लेके 6000 ग्राम पर स्क्वायर पर ईयर यहाँ पे वो हो जाता है कार्बन, इतना कार्बन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और लैंड पे कितना होता है, लेक्स पे देखो, लैंड पे देखो सबसे ज़्यादा होता है मैनग्रोव पे, उसके बाद आती है लैंड, और उसके बाद आते हैं हमारा ओशंस, उसके बाद आते हैं हमारे ओशंस, और ओशंस में कितना होता है 50 ग्राम कार्बन पर स्क्वायर किलोमीटर पर ईयर होता है, ठीक है। तो ये जो सी आंसर था, यूपीएससी ने इसका आंसर दिया है सी, ठीक है। क्या है, डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी के बारे में बताना है। 9th पे आ जाते हैं, कौन सी मॉडिफिकेशन है डेजर्ट एरिया में रहने के लिए। देखो जो पहला क्वेश्चन था वही फिर से दे दिया है। हार्ड एंड वैक्सी लीव्स यस होती हैं, टाइनी लीव्स यस होती हैं, थोन्स इंस्टेड ऑफ लीव्स ये भी होते हैं, तो तीनों ही स्टेटमेंट इसकी भी सही है, ठीक है। तो 9th का आ गया डी। 10th के क्वेश्चन में देख लेते हैं, विद रेफरेंस टू फूड चेन इन इकोसिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नोन एज डिकम्पोजर ऑर्गेनिजम्स। फूड चेन इकोसिस्टम में कौन से ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोजर कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखना, वायरस को जो है ना वो नहीं कहा जाएगा, वायरस क्योंकि अपनी बॉडी का कुछ यूज़ नहीं करता, वो अगर नॉन लिविंग पे रहेगा तो वो नॉन लिविंग ही बन के रहेगा, जब वो लिविंग बॉडी पे जाएगा तो वो उसी के सेल का स्ट्रक्चर यूज़ करेगा अपने काम करने के लिए, ठीक है। तो ये कोई डिकम्पोजर नहीं है, वायरस कोई डिकम्पोजर नहीं है। अगर वायरस डिकम्पोजर नहीं है तो हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब फंगी और बैक्टीरिया दोनों ही क्या है, हमारे डिकम्पोजर है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। हमें बताना है कि कौन सी प्रोसेस नाइट्रोजन ऐड करेगी हमारी सोइल में, ठीक है। कौन सी प्रोसेस नाइट्रोजन ऐड करेगी हमारी सोइल में। तो देखो सबसे पहले एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया बाय एनिमल्स। एनिमल्स जो हैं वो यूरिया को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या उससे वो जो है सोइल में नाइट्रोजन रिलीज़ होगी, तो ये होगी। अमोनिया क्या होता है, NH2 डबल बॉन्ड O NH2, इसको बोलते हैं यूरिया, ठीक है। तो यूरिया अगर रिलीज होगा तो यहाँ पे तो नाइट्रोजन है, यस ये सोइल में जाएगी। सेकंड है बर्निंग ऑफ कोल। देखो अगर आप कोल को जलाते हो तो क्या होती है, उससे गैसेस निकलती हैं, SO2 NOx, मतलब कुछ भी हो सकते हैं ऑक्साइड्स। तो जो नाइट्रोजन होती है वो एटमोसफेयर में निकलती है, तो ये कोई सोइल में नहीं निकलती, ठीक है। तो ये जो कोल जब जलता है तो जो गैसेज होती हैं वो एटमोसफेयर में निकलती हैं, सोइल में नहीं निकलती। थर्ड है डेथ ऑफ वेजिटेशन। यस वेजिटेशन अगर की डेथ हो जाती है तो भी क्या होता है हमारे, सॉरी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड रॉन्ग है हमारा, सेकंड रॉन्ग है, तो इसका आंसर हो गया सी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, हमें वेटलैंड्स के बारे में बताना है। फर्स्ट है दी कंट्रीज टोटल जोग्राफिकल एरिया अंडर कैटेगरी ऑफ वेटलैंड्स इज रिकॉर्डेड मोर इन गुजरात एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। जो वेटलैंड का एरिया है वो गुजरात में ज़्यादा पाया गया एज कम्पेयर टू अदर स्टेट। यस तो हमारी जो ए स्टेटमेंट है वो करेक्ट है कि इंडिया में जो गुजरात के अंदर जो रिकॉर्डेड एरिया है वो ज़्यादा है वेटलैंड के अंदर। सेकंड है इन इंडिया द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ कोस्टल वेटलैंड इज लार्जर देन दैट ऑफ इनलैंड वेटलैंड। याद रखना इंडिया में जो इनलैंड वेटलैंड है उसका एरिया ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कोस्टल वेटलैंड के। अगर टोटल हमारे वेटलैंड मान लो 27,403 इसके हैं, स्क्वायर किलोमीटर के हैं, तो उसमें से 23,000 जो साइड्स है ना 444, तो वो किसकी हैं, हमारी इनलैंड की हैं, इनलैंड वेटलैंड्स की हैं हमारी इतनी साइड। और कोस्टल की साइड जो है हमारी, कोस्टल की साइड है वो बहुत कम है, 3,000 के आसपास है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एरिया किसके अंदर है, इनलैंड वेटलैंड्स के अंदर। तो सेकंड स्टेटमेंट होगी रॉन्ग, फर्स्ट है करेक्ट। तो आंसर क्या आ गया हमारा ए, ठीक है। आंसर क्या आ गया ए। अब हम कुछ इसके वेटलैंड्स के बारे में कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं, ठीक है। कि सबसे पहले जो ये वेटलैंड था ये कब वो हुआ था, तो 1971 में रामसार कन्वेंशन हुआ था वेटलैंड्स के लिए। कहाँ हुआ था, रामसार कन्वेंशन हुआ था, किसके लिए, वेटलैंड्स के लिए, ईरान में हुआ था, ठीक है। और रिसेंटली अभी रामसार साइट्स में वेटलैंड्स को डाला जाता है, तो अभी रिसेंटली 4 साइट्स इंडिया की, चार इंडियन साइट्स को रामसार के अंडर डाला गया, 4 साइट्स को, ठीक है। तो वो कौन कौन सी हैं, अभी डाला गया, ठीक है। भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये 2 हैं हरियाणा में, ये 2 क्या हैं हरियाणा में, ये 2 रामसार साइट में ऐड किए गए हैं। और 2 हैं हमारे, एक है थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक है वधवाना, ठीक है। ये दोनों क्या हैं, ये गुजरात में है और ये क्या है, हरियाणा में है, ठीक है। ये दोनों हरियाणा में है और ये दोनों कहाँ पे है, गुजरात में। ये 4 साइट्स हैं जो कि रामसार कन्वेंशन में अभी ऐड की गई हैं। तो इनको मिला के अब इंडिया में टोटल जो रामसार साइट्स की साइट है, मतलब नंबर है वो 46 हो गया है, ठीक है। रामसार साइट्स का अभी नंबर कितना हो गया है, 46 हो गया है, ठीक है।
और अगर और इसके बारे में बात करो तो रामसार कन्वेंशन के रामसार जो कन्वेंशन हुआ तो इसके मेन पिलर्स क्या आते हैं, मतलब ये किस पे बेस है रामसार कन्वेंशन। इसके 3 पिलर्स हैं, रामसार कन्वेंशन के 3 पिलर्स हैं। क्या 3 पिलर्स हैं? एक तो इसमें वाइज यूज़ करना है हमें वेटलैंड्स का। दूसरा हमें क्या करना है, हमें वेटलैंड्स की लिस्ट बनानी है, वेटलैंड्स की लिस्ट बनानी है जो किसके हैं, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, जिनकी क्या है, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है। और थर्ड पिलर इसका क्या है, थर्ड पिलर है इंटरनेशनल कोऑपरेशन दिखाना है हमें इनके कंजर्वेशन में, इंटरनेशनल हमें कोऑपरेशन दिखाना है इनके कंजर्वेशन में, ठीक है। तो ये 3 पिलर है हमारे रामसार कन्वेंशन के। और हमारी कंट्री में रामसार कन्वेंशन फोर्स में कब आया, मतलब इंडिया में फोर्स में कब आया हमारा रामसार कन्वेंशन, वो आया 1981 में, ठीक है। 1981 में इंडिया में वो आया। देखो रामसार कन्वेंशन के अंडर एक और रजिस्टर है, उसको बोलते हैं मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड आता है इसके अंदर। इसमें कौन सी साइट है, इसमें वो वाले वेटलैंड्स ऐड किए जाते हैं जिनको सबसे ज़्यादा खतरा है, या तो नेचुरल से ही, या फिर मतलब जिनको अर्जेंट अटेंशन चाहिए, मैन मेड तरीके से ख़त्म हो रहे हैं, या तो वो या नेचुरल तरीके से ख़त्म हो रहे हैं और उनको अर्जेंट अटेंशन चाहिए, ठीक है, अर्जेंट अटेंशन चाहिए इनको। तो इंडिया में कोई है तो याद रखना, हाँ इंडिया में 2 साइट्स हैं मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के अंदर। एक है क्योलाडो नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, ठीक है, क्योलाडो नेशनल पार्क। और एक है हमारा लोकटक लेक, एक है लोकटक लेक जो कहाँ पे है, मणिपुर में, जो कहाँ पे है, मणिपुर में है, ठीक है। तो ये 2 है, ये 2 चीज़ आ गई हमारी रामसार साइट के अंदर। एक आता हमारा मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। एक और चीज़ की ये जो रामसार है वो 3 लैंग्वेजेस में काम करते हैं, 3 इसके पिलर हैं और 3 ही लैंग्वेजेस में ये काम करती है। 3 लैंग्वेजेस रामसार की कौन सी हैं, एक तो इंग्लिश, ठीक है, एक इंग्लिश है, एक स्पेनिश है और एक फ्रेंच है, ठीक है। 3 लैंग्वेजेस में रामसार काम करती है। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या, कि 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स हैं इसके, 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसके पार्टनर्स हैं, कौन से हैं, नाम देख लेते हैं। एक तो है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ठीक है। एक है IUCN, एक है WWF, एक है वेटलैंड इंटरनेशनल, एक है वेटलैंड इंटरनेशनल, और एक है हमारा बर्ड फाउल एंड वेटलैंड ट्रस्ट। क्या है, बर्ड फाउल एंड वेटलैंड ट्रस्ट। और एक लास्ट है हमारा IWMI। IWMI क्या है, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये है IWMI, ठीक है। तो ये 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर है किसके, रामसार कन्वेंशन के, रामसार कन्वेंशन के, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रामसार साइट अगर आप पूछो कहाँ पे हैं, तो UK में सबसे ज़्यादा रामसार साइट्स हैं। और सबसे अगर बताऊँ सबसे ज़्यादा एरिया किसके अंडर है, तो याद रखना बोलीविया के अंडर सबसे ज़्यादा एरिया है, वेटलैंड के अंडर एरिया सबसे अंडर है रामसार साइट के अंदर, ठीक है। अभी 4th रामसार स्ट्रेटेजिक प्लान आया, अभी क्या आया, 4th रामसार स्ट्रेटेजिक प्लान आया, स्ट्रेटेजिक प्लान 2016 से लेके 2024 तक, ठीक है। 4th रामसार स्ट्रेटेजिक प्लान था ये, ठीक है। और ये कब अडॉप्ट किया गया, COP12 में किया गया, ये भी रामसार साइट्स को प्रिवेंट करने के लिए ही था, ठीक है। तो हमने देखो कितनी सारी चीज़ें देख ली, हमने क्या क्या देखा कि सबसे पहले कि रामसार कन्वेंशन हुआ 1971 में ईरान में, ठीक है। उसमें क्या उसके 3 मेन पिलर्स क्या थे, उसमें था कि हमें वाइज यूज़ करना है वेटलैंड्स का, और जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं उनकी लिस्ट बनानी है, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन दिखाना है उनको कंजर्व करने में, ठीक है। और अभी 4 इंडियन साइट्स को इसमें इंक्लूड किया गया है, वो कौन कौन से, एक बिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक वधवाना, ठीक है, ये लेक, ठीक है। ये दो गुजरात में, 2 हरियाणा में है, ठीक है। इंडिया में कब ये फोर्स में आई थी, 1981 में। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या होता है, ऐसी वेटलैंड साइट्स जिनको अर्जेंट अटेंशन की ज़रूरत है। इंडिया में 2 साइट्स हैं इसके अंदर, केवलाडो नेशनल पार्क राजस्थान में, और ये लोकटक लेक, ये कहाँ पे है, मणिपुर में, ठीक है। इसके अलावा 3 लैंग्वेजेस में काम करते हैं, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच। 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही पार्टनरशिप करती है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, IUCN, WWF वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल, बर्ड एंड वेटलैंड ट्रस्ट, एंड IWMI इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ठीक है। और 4th रामसार स्ट्रेटेजिक प्लान अभी चल रहा है, ठीक है। और UK में सबसे ज़्यादा वेटलैंड साइट्स हैं, और बोलीविया में एरिया सबसे ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कंसिडर द फॉलोइंग, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड वोल्केनिक एक्शन। विच ऑफ द अबव ऐड कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल ऑन अर्थ। कौन सी ऐसी है जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करेगी कार्बन साइकिल में, अर्थ के कार्बन साइकिल में कौन सी ऐड करेगी। तो देखो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस में क्या होती है, कार्बन यूज़ हो जाता है और ऑक्सीजन निकलती है, मतलब ऑक्सीजन क्या होती है, ऐसे बाहर निकलती है। तो
तो ये फोटोसिंथेसिस क्या करेगी, ऑक्सीजन को ऐड करेगी, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड को। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो जाती है हमारी रॉन्ग। सेकंड है रेस्पिरेशन, यस रेस्पिरेशन में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वो निकलती है। डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर में भी CO2 निकलती है, वोल्केनिक एक्शन में भी CO2 निकलती है। तो इन तीनों में CO2 निकलती है और फर्स्ट में नहीं निकलती है। ठीक है, तो आंसर हो गया इसका सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी मैरीन अपवेलिंग जोन्स आर इंपॉर्टेंट एज दे इंक्रीज द मैरीन प्रोडक्टिविटी बाय ब्रिंगिंग द। इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी में जो अपवेलिंग जोन्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, फर्स्ट है डिकम्पोजर, क्या करते हैं, ब्रिंग क्या लाते हैं वो सरफेस पे। पहले है डिकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द सरफेस, सेकंड है न्यूट्रिएंट टू द सरफेस, और थर्ड है बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिजम्स टू द सरफेस। ठीक है, बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म टू द सरफेस। तो एक चीज़ याद रखना, ना तो कोई भी ऑर्गेनिजम्स बॉटम से वो नहीं लाते हैं, ना तो बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिजम्स को वो लाते हैं, और ना ही वो डिकम्पोजर्स को लाते हैं। वो किसको लाते हैं, मेनली न्यूट्रिएंट्स को लाते हैं अपवेलिंग जोन में जो वो होते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया हमारा बी। ठीक है, बॉटम ड्वेलिंग जोन से वो लाते हैं। और जहाँ पे भी ऐसे अपवेलिंग जोन्स होते हैं वहाँ पे मेन प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन की जो रिप्रोडक्शन रेट होता है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए फिर वहाँ पे जो जू प्लैंक्टन है उनकी भी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, और ऐसे ही जो नेक्टॉन्स होती हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो भी बढ़ जाती है। इसी तरह से वहाँ पे जो डाइवर्सिटी है वो इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स का कोई मूवमेंट नहीं होता। लेकिन यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इन 2004 सुनामी मेड पीपल रियलाइज दैट मैनग्रोव्स कैन सर्व एज ए रिलायबल सेफ्टी हेज अगेंस्ट कोस्टल कैलेमिटीज़। हाउ डू मैनग्रोव्स फंक्शन एज ए सेफ्टी हेज। तो 2004 की जो सुनामी आई उसने लोगों को ये महसूस करवाया कि जो मैनग्रोव्स हैं वो एक बहुत ही अच्छा सोर्स हैं कोस्टल की कैलेमिटीज से बचने के लिए। तो ऐसा क्या करते हैं मैनग्रोव्स। ठीक है, तो मैनग्रोव्स क्या करते हैं, याद रखना, कभी जो मैनग्रोव्स हैं वो अपरूट नहीं होते। कोई भी स्टॉर्म आता है तब, या फिर टाइड्स आता है तब, वो हमेशा वैसे ही अपने एक्सटेंसिव रूट्स के साथ बने रहते हैं। ठीक है, अपने एक्सटेंसिव रूट्स के साथ बने रहते हैं, और इससे क्या हो जाता है, जो रेनफॉल का इफेक्ट है या फिर जो स्टॉर्म का इफेक्ट है वो इनर एरियाज़ में इतना नहीं होता, वो कोस्टल एरियाज़ में रह के मतलब रह जाता है। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 क्या बोलता है, ए पेस्टिसाइड विच इज़ क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन इज spread on a food crop. The food chain is food crop, then rat, then snake, then hawk. In this food chain, the highest concentration of pesticide would accumulate in which of the following? तो देखो, ये जब भी कोई भी जो पेस्टिसाइड या फिर कोई भी जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसका जो एक्युमुलेशन हो जाता है बॉडी में, उसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। उसको क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। और बायोमैग्निफिकेशन हर एक ट्रॉपिक लेवल पे इंक्रीज़ करता जाता है। तो हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल पे जो वो होगा क्या इसका कंसंट्रेशन वो सबसे ज़्यादा होगा। इट मीन्स हाईयर ट्रॉपिक लेवल क्या है, हॉक सबसे हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल है, तो यहाँ पे जो इसकी कंसंट्रेशन होगी वो भी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो बायोमैग्निफिकेशन में वही होता है, जितने भी पोल्यूटेंट्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन हमेशा बढ़ती जाती है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 हमें क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है बायोचार के बारे में बताना है। बायोचार एक बार मैंने पहले भी बताया था, एक टर्म आई थी टोरीफेक्शन, ठीक है, अगर आपने वो अच्छे से की हो तो टोरीफेक्शन न्यूज़ में आई थी, वो वही है बायोचार। ठीक है, फर्स्ट है बायोचार कैन बी यूज्ड एज ए पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इन वर्टिकल फार्मिंग। यस, ये एक ग्रोइंग मीडियम की तरह यूज़ किया जा सकता है वर्टिकल फार्मिंग में। सेकेंड है व्हेन बायोचार इज ए पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यस, ये उनकी ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। और थर्ड है व्हेन बायोचार इज ए पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इट इनेबल्स द ग्रोइंग मीडियम टू रिटेन वाटर फॉर लॉन्गर टाइम। यस, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ये सारी स्टेटमेंट सही है, तो जो इसका आंसर हो जाता है वो हो जाता है हमारा डी। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है हमारा डी। तो हमारा जो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का सेक्शन है वो अभी कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम आते हैं अपने रिसोर्स मैनेजमेंट वाले सेक्शन पे। तो ये रहा हमारा रिसोर्स डिग्रेडेशन एंड मैनेजमेंट वाला सेक्शन। ठीक है, तो इसमें आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, with reference to states mentioned above in terms of percentage of forest cover to total area of state, which of the following is the correct ascending order। हमें ascending order में बताना है परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर के बारे में टोटल एरिया ऑफ द स्टेट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, उस स्टेट का परसेंटेज कितना, देखो ये जो है ये क्वेश्चन काफ़ी पहले आया था, तो अभी के लिए तो इसका रिलेवेंस है नहीं। ठीक है, क्योंकि रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको ये याद करना होगा। तो जो इसका आंसर था वो था सी, मतलब सबसे ज़्यादा था इसका जो आंसर था वो था सी, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में बताना था कि इसमें सबसे ज़्यादा जो था वो छत्तीसगढ़ में था, उसके बाद उड़ीसा में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर था, उसके बाद मध्य प्रदेश में था, और उसके बाद महाराष्ट्र में था। ठीक है, ये है इसकी करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, लेकिन अभी जो रिसेंट रिपोर्ट आई है फॉरेस्ट रिपोर्ट
2019, ठीक है, अभी आई है फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, तो उसके हिसाब से हमारी बहुत सारी वो है। तो जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, इंडियन जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो कैसे निकलती है, अभी निकाली है वो, ठीक है। अभी वैसे ये क्या है, बाइनियली हर 2 साल में एक बार निकलती है, और अभी कौन सी निकली है, 16th निकली है, सॉरी, ठीक है। अभी जो है 16th रिपोर्ट निकली है हमारी फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। कौन निकालता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया निकालता है। कौन निकालता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया निकालता है। किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर, ठीक है। और इसमें मेनली क्या असेस किया जाता है, ट्री कवर, ट्रीज हमारे कितने हैं, फॉरेस्ट कवर, ट्रीज कवर, फॉरेस्ट कवर, बैम्बू हमारे कितने, बैम्बू रिसोर्सेज, ठीक है, बैम्बू रिसोर्सेज, और कार्बन स्टॉक, फॉरेस्ट फायर, हर चीज़, कार्बन स्टॉक, फॉरेस्ट फायर, ये हर चीज़ इसमें कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। और याद रखना 2019 में जो ये सर्वे हुआ है, इसमें सबसे पहली बार इंडियन फॉरेस्ट सर्वे जो 2019 हुआ है, इसमें सबसे पहली बार जो है वो फॉरेस्ट कवर का क्वालिटेटिव नेचर देखा गया, मतलब क्वालिटी में उसको सबसे पहले मापा गया है। क्वालिटेटिव नेचर में जैसे कि बायोडाइवर्सिटी किसी की कितनी है, ऐसे उनको मापना, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी कैसे है, कितने ज़्यादा बड़े हैं, कितने कम बड़े हैं, ठीक है। तो ये क्वालिटेटिव डाटा इसमें सबसे पहले टाइम इसमें यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसमें एक चीज़ नहीं, ठीक है। और तो क्या है, इसकी कुछ की फाइंडिंग्स है, किसकी, हमारी इस रिपोर्ट की कुछ की फाइंडिंग्स हैं। जैसे कि इसने बताया है कि फॉरेस्ट एरिया जो हमारा एरिया वाइज है, अगर हम फॉरेस्ट कवर की बात करें, एरिया वाइज, तो सबसे ज़्यादा एमपी में है, उसके बाद अरुणाचल में है, और उसके बाद कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में, उसके बाद उड़ीसा में है, ठीक है। ये है टॉप 4 स्टेट, ये है फॉरेस्ट कवर हमारा एरिया के हिसाब से, ठीक है, एरिया के हिसाब से। तो और अगर हम परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट पर यूनिट एरिया, मतलब उस स्टेट के एरिया के हिसाब से परसेंटेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा आता है मिज़ोरम में, उसके बाद आता है हमारा अरुणाचल में, और उसके बाद आता है हमारा मेघालय में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मेघालय में। मिजोरम में कितने परसेंट है, 85% फॉरेस्ट है उनकी स्टेट के एरिया के हिसाब से। यहाँ पे 79% है, और यहाँ पे 70% के आसपास है, ठीक है। तो ये है परसेंटेज के रिस्पेक्ट में, ये हमारे टोटल एरिया के रिस्पेक्ट में हो गया, ये हमारे परसेंटेज ऑफ एरिया के हिसाब से हो गया। अब हमारा मतलब टोटल फॉरेस्ट कवर है जो कंट्री में, वो कितना है, हमारा टोटल फॉरेस्ट कवर जो है, वो कितना है, 21.67% है हमारा टोटल फॉरेस्ट कवर, ठीक है। टोटल जोग्राफिकल हमारी जो कंट्री है उसका। अभी जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई, इसमें टॉप 5 स्टेट्स जिन्होंने मैक्सिमम इंक्रीज़ दिखाया। पहली बात किसमें, अगर मैं फॉरेस्ट कवर की बात करूँ, फॉरेस्ट कवर में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ किस स्टेट ने दिखाया, तो कर्नाटका ने सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ दिखाया, उसके बाद आंध्रा ने दिखाया, उसके बाद केरला, ठीक है, उसके बाद जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल आते हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये है फॉरेस्ट के टर्म में। अगर मैं ट्री कवर की बात करूँ, ट्री कवर में सबसे क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ महाराष्ट्र में ट्री कवर में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। यह है टॉप 5 स्टेट। अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करूँ ना, तो असम और त्रिपुरा को छोड़ के, अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूँ तो फॉरेस्ट वहाँ पे डिक्लाइन कर रहे हैं, केवल किसको छोड़ के, असम एंड त्रिपुरा को छोड़ के, यहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट जो है वो कम हो रहे हैं, डिक्लाइन कर रहे हैं यहाँ पे फॉरेस्ट। ऐसा भी आ सकता है कि वहाँ पे इंक्रीज़ कर रहे हैं, नहीं, यहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट डिक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो देखो और क्या है कि अगर मैं 2017 से कंपेयर करूँ, अगर मैं टोटल फॉरेस्ट सर्वे को 2017 के और 2019 के फॉरेस्ट सर्वे को वो करूँ, तो देखो 2019 में हमारा जो ट्री एंड फॉरेस्ट का टोटल मिला के 24.56 मिला है, और उस टाइम पे कितना था, 24.39, मतलब थोड़ा तो इंक्रीज़ हुआ है। मतलब फॉरेस्ट कवर हमारा क्या है, ये है क्या, फॉरेस्ट कवर जो है हमारा इंक्रीज़ हुआ है थोड़ा सा, ठीक है, 2017 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। लेकिन हमारी जो नेशनल फॉरेस्ट जो पॉलिसी है वो क्या बोलती है, 1988 वाली, वो बोलती है कि हमें 33% पे फॉरेस्ट लाना है कितना, 24% अभी हुआ है, तो अभी तो बहुत आगे जाना है, लेकिन हाँ थोड़ा सा तो थोड़ा सा मार्जिनल इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। और मतलब एक है अभी मैंने बताया कि कार्बन स्टॉक के बारे में भी ये नॉलेज देती है, यस, तो इसमें कार्बन स्टॉक भी इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, कार्बन स्टॉक में भी इंक्रीज़ हुआ है। फायर की बात करें, फायर तो मतलब 21% जो एरिया होता है ना, जो हमारे फॉरेस्ट कवर का, वो फायर प्रोन है। 21% जो फॉरेस्ट कवर है ना, वो एक्सट्रीमली क्या है, फायर प्रोन है। उसके बाद वेटलैंड्स की अगर मैं बात करूँ, तो वेटलैंड में अभी स्टेटमेंट आई थी कि जो गुजरात के अंदर जो एरिया वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, गुजरात के अंदर सबसे ज़्यादा है एरिया। तो याद रखना, वेटलैंड के अंदर तो गुजरात में ज़्यादा है, लेकिन मैनग्रूव्स के अंदर सबसे ज़्यादा एरिया किसके अंदर है, वेस्ट बंगाल के अंदर है। उसके बाद आता है गुजरात, ठीक है, इसमें पहले गुजरात आता था, फिर वेस्ट बंगाल आता है। ये वेटलैंड का है,
ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि वेटलैंड के अंडर ज़्यादा एरिया है कि मैनग्रोव के ज़्यादा अंदर एरिया है और किसके अंडर कितना एरिया है, ठीक है। तो अब हमने हर स्टेटमेंट कर लिया है, ठीक है। ये हमारी होगी फॉरेस्ट, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट बाइनियल निकलती है, अभी 16th निकली है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिलीज करता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर। और क्या क्या बताता है, ट्री कवर, फॉरेस्ट कवर, बैम्बू और कार्बन स्टॉक और फॉरेस्ट के बारे में बताता है, ठीक है। 2019 में सबसे पहले क्वालिटेटिव डाटा का यहाँ पे यूज़ किया गया है। क्या क्या फाइंडिंग्स है, इसकी फाइंडिंग्स है कि अगर टोटल एरिया के बारे में बात की जाए फॉरेस्ट कवर की तो सबसे ज़्यादा एमपी में है, उसके बाद अरुणाचल में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। अगर उस स्टेट के परसेंटेज एरिया के हिसाब से बात की जाए तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा है, फिर अरुणाचल है, फिर मेघालय है। टोटल फॉरेस्ट कवर की बात की जाए तो इंडिया में कितना है, 21% है। अगर ट्री कवर को भी मिला जाए तो कितना है, 24.56 है, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट में जो फॉरेस्ट है वो डिक्लाइन कर रहे हैं एक्सेप्ट असम एंड त्रिपुरा, ठीक है। और टॉप 5 स्टेट जहाँ जिसने इंक्रीज दिखाया फॉरेस्ट कवर में वो थी, सबसे ज़्यादा थी कर्नाटका, फिर थी आंध्रा। और ट्री कवर में सबसे ज़्यादा इंक्रीज किसने दिखाया, महाराष्ट्र ने, ठीक है। तो ये सारी स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे फॉरेस्ट सर्वे के हिसाब से, इनको ही रट लेना, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इन कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टर्म पायरोलिसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन मेंशन। पायरोलिसिस और प्लाज्मा गैसिफिकेशन टर्म किस से रिलेटेड है, तो याद रखना ये किससे रिलेटेड है, वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, वेस्ट टू टेक्नोलॉजी एनर्जी से रिलेटेड है। क्या कोई और भी टर्म रिलेटेड है, यस, देखो जैसे कि इंसिनरेशन, ये भी इसी से रिलेटेड है। हाइड्रोथर्मल कार्बोनाइजेशन ये भी किससे है, इसी से रिलेटेड है। उसके बाद आती है डेंड्रो लिक्विड एनर्जी, ये भी इसी के हिसाब से है। उसके बाद टोरीफैक्शन भी इसी के टर्म यूज़ होती है इसी में। लिक्विफैक्शन भी इसी में यूज़ होती है एक टर्म। फर्मेंटेशन, पल्वराइजेशन, ड्राइंग, एनारोबिक डाइजेशन, ये सारी जो टर्म्स होती हैं ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स में ही यूज़ होती हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एज पर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के हिसाब से विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के हिसाब से हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है वेस्ट जनरेटर हैज़ टू सेपरेट वेस्ट इनटू 5 कैटेगरीज। तो पहले तो स्टेटमेंट यही गलत हो जाती है। जो वेस्ट जनरेटर है उनको जो वेस्ट है वो 3 कैटेगरीज में अलग करना पड़ता है, बायोडिग्रेडेबल और एक ड्राई वेस्ट और एक होता है हमारा डोमेस्टिक जो हैजार्डियस वेस्ट होता है। तो 5 कैटेगरी में नहीं 3 कैटेगरी में उनको वो करना पड़ता है सेग्रीगेट। सेकंड है कि द रूल्स आर एप्लीकेबल टू नोटिफाइड अर्बन लोकल बॉडीज, नोटिफाइड टाउन्स एंड ऑल इंडस्ट्रियल टाउनशिप ओनली। तो जो ये रूल्स हैं ये केवल और केवल उनके लिए ये नहीं, और भी बहुत सारे हैं जैसे कि एयरपोर्ट हो गए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो गए, पिलग्रिमेज साइट होगी, रेलवेज होगी, वहाँ पे भी हैं ये, केवल यहाँ पे नहीं है। सी क्या है, द रूल्स प्रोवाइडेड फॉर एग्जैक्ट एंड इलेबोरेट क्राइटेरिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स फॉर लैंडफिल एंड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी। यहाँ पे जो है बिल्कुल ये यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट मतलब बताए गए हैं कि कितनी दूर पे हमारी लैंडफिल साइट होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए। जैसे कि बोला जाए कि रिवर से 100 मीटर दूर होनी चाहिए, पॉन्ड से 200 मीटर दूर होनी चाहिए, और जो भी हमारी पब्लिक पार्क हैं या फिर जो हाईवे वगैरह उससे 500 मीटर दूर होनी चाहिए। हिल्स पे मतलब अवॉइड करनी चाहिए हमें लैंडफिल साइट्स, और एयरपोर्ट वगैरह से 20 किलोमीटर की दूरी पर होनी चाहिए। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। तो फोर्थ भी क्या होगी, गलती होगी, ठीक है। अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 4 पे, विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चर सॉइल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एग्रीकल्चर सॉइल के बारे में हमें बताना है, ठीक है। एग्रीकल्चर सॉइल के बारे में हमें बताना है, तो देख लेते हैं क्या है। ए हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल ड्रास्टिकली रिड्यूसेस इस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। कभी भी जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट होती है ना वो रॉन्ग ही होती है, ठीक है। तो ये पहली स्टेटमेंट भी गलत है। सेकंड है सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन सल्फर साइकिल। जो सॉइल है वो कोई रोल प्ले नहीं करती हमारे सल्फर साइकिल में। कैसा हो सकता है कि कोई भी रोल प्ले ना करे, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। थर्ड है इरीगेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कैन कंट्रीब्यूट टू सैलिनाइजेशन ऑफ सम एग्रीकल्चर फील्ड। यस ऐसा होता है, हरियाणा पंजाब का आप केस देख लो वहाँ पे ऐसा ही हो रहा है। तो थर्ड स्टेटमेंट सही है ओनली, तो थर्ड सही है और सारी गलत है। जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। विद रेफरेंस टू सर्कमस्टेंसेज इन इंडियन एग्रीकल्चर द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर एज्यूम सिग्निफिकेंस विद विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर द कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के अंडर कौन सा आता है। अवॉइडिंग मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस, नहीं ये कंजर्वेशन के अंडर नहीं आता है। मिनिमम टिलेज, ये आता है। थर्ड अवॉइडिंग द कल्टिवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप, अगर प्लांटेशन क्रॉप नहीं उगाएंगे तो कैसे, नहीं तो ये भी नहीं आता, ये कंजर्व करती है हमारी सॉइल को, ठीक है। तो कौन सा आता है, ठीक है, तो ये भी नहीं करती है। फोर्थ है यूजिंग क्रॉप रेसिड्यू, यस ये भी आता है। और फिफ्थ क्या है अडोप्टिंग स्पेशियल एंड टेम्पोरल क्रॉप सिक्वेंसिंग, ये भी आता है। तो ठीक है, तो 2, 4 एंड 5 ये आते हैं हमारे कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में। फर्स्ट एंड थर्ड हमारे नहीं आते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कौन सा वाटर के कंजर्वेशन में हेल्प करेगा, कौन सा वाटर के कंजर्वेशन में हेल्प करेगा एग्रीकल्चर में, ठीक है, वो बताना है हमें। फर्स्ट है रिडक्शन और जीरो टिलेज ऑफ लैंड, बिल्कुल। सेकंड है अप्लाइंग जिप्सम बिफोर एग्रीगेटिंग सीड सॉइल, ये भी सही है। थर्ड है अलोइंग क्रॉप रेसिड्यू टू रिमेन इन द फील्ड, ये भी सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तीनों ही क्या करेंगी, वाटर का कंजर्वेशन करेंगी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। डोमेस्टिक करंट रिक्वायरमेंट, डोमेस्टिक करंट रिक्वायरमेंट टर्म जो हमारी न्यूज़ में आती है वो कब आती है, ठीक है, कब आती है।
तो याद रखना डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट आती है हमारी, किससे रिलेटेड है, सोलर एनर्जी से रिलेटेड है। डेवलपिंग सोलर पावर प्रोडक्शन इन आवर कंट्री, ठीक है, डोमेस्टिक सोलर पावर उसको करना अपनी कंट्री में, तो उसके लिए ये टर्म यूज़ होती है। 7th का आ गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 क्या बोलता है, इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल्स बट वट इज़ द लाइकली लिमिटेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन प्रमोटिंग दिस इंडस्ट्री। एल्गी बेस्ड इंडस्ट्री हम क्यों नहीं लगा पा रहे हैं, तो इसका मेन रीज़न क्या है। फर्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल इज पॉसिबल इन सीज ओनली एंड नॉट ऑन द कॉन्टिनेंट्स। ऐसा नहीं है, एल्गी को आप लैंड पे भी ग्रो कर सकते हो और ओशंस में भी कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो होगी हमारी रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट होगी हमारी रॉन्ग, ठीक है। थर्ड इसका मतलब सही है। सेकंड है सेटिंग अप एंड इंजीनियरिंग अप द एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल प्रोडक्शन रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज टेक्नोलॉजी अंटिल द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। बिल्कुल, यहाँ पे जब तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होता, यहाँ पे हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज चाहिए, ठीक है। तो जो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया हमारा बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ड्रिप इरीगेशन के एडवांटेजेस बताने हैं। ड्रिप इरीगेशन के एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं कि रिडक्शन इन वीड, यस रिडक्शन इन वीड, क्या ये वीड में रिडक्शन करेगी, तो यस वीड में रिडक्शन करेगी, ठीक है। सेकंड है रिडक्शन इन सॉइल सैलिनिटी, तो ड्रिप इरिगेशन में वाटर जाएगा तो सैलिनिटी में कैसे हेल्प करेगी, तो सैलिनिटी हेल्प ये नहीं करेगी। थर्ड है रिडक्शन इन सॉइल इरोजन, यस ड्रिप इरिगेशन से सॉइल इरोजन में भी कमी पड़ेगी, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट इसकी हमारी रॉन्ग है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। नेट मीटरिंग कहाँ यूज़ होती है, जहाँ पे डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट यूज़ होती थी वहीं पे हमारी ये भी यूज़ होती है। तो फर्स्ट है इसका आंसर है ए, प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी बाई हाउस होल्ड्स, ये भी उसी में यूज़ होती है, नेट मीटरिंग, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। वाई डज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट द नीम कोटेड यूरिया इन एग्रीकल्चर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है नीम कोटेड जो यूरिया है उसको क्यों वो कर रही है, क्यों इतना मोटिवेट कर रही है, क्यों कर रही है, क्योंकि जो नीम कोटिंग होती है ना वो स्लो डाउन करती है रेट ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ यूरिया इन दिस सॉइल। सॉइल में रेट ऑफ जो डिजोल्यूशन है यूरिया का उसको कम कर देती है, ठीक है, उसको क्या कर देती है, कम कर देती है। तो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में जो अमोनिया गैस है वो रिलीज़ होती है, ठीक है, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, और बस यही है, इसीलिए करती है। सेकंड अब आ जाते हैं 12th पे। व्हाट कैन बी द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव या इनअप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का अगर हम ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है हमारी एग्रीकल्चर पे, ठीक है, तो उसका हमारी एग्रीकल्चर पे क्या होता है। फर्स्ट देख लेते हैं प्लोरिफिलेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सोइल कैन अकर, कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका जो प्लोरिफिलेशन सोइल में हो जाता है। तो जब हम एक्सेसिव नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं तो उससे नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म थोड़ी ना बढ़ेंगे, उससे क्यों बढ़ेंगे, तो उससे ये नहीं बढ़ेंगे। सेकंड है इंक्रीज इन एसिडिटी ऑफ सॉइल कैन टेक प्लेस, क्या इन एसिडिटी सॉइल की एसिडिटी इंक्रीज कर सकती है, यस सॉइल की एसिडिटी से इंक्रीज कर सकती है। थर्ड है लीचिंग ऑफ नाइट्रेट टू ग्राउंड वाटर कैन अकर, यस ज़्यादा करेंगे तो लीच भी हो जाएगा, तो ठीक है। तो फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है इसके, तो जो इसका आंसर हो गया वो हो गया हमारा सी, ठीक है, इसका आंसर हो गया हमारा सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। इंडिया में जो सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम है वो किस किस से एसोसिएटेड है। फर्स्ट है टेरेस कल्टीवेशन, सेकंड है डिफॉरेस्टेशन और थर्ड है ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है, थर्ड है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम किस में होएगी, क्या टेरेस कल्टीवेशन में सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम होएगी, नहीं, ये तो उसको बचाने के लिए है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो होगी रॉन्ग, अगर फर्स्ट रॉन्ग होगी तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया बी। सेकंड है डिफॉरेस्टेशन, यस अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो क्या होगी, सोइल इरोजन होगा। थर्ड है ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट अगर हमारा है, ठीक है, तो क्या होगा, तो वहाँ पे एक्सेसिव रेनफॉल होगी, अगर वहाँ पे एक्सेसिव रेनफॉल होगी तो क्या होगा, वहाँ पे सोइल इरोजन होगा। लेकिन ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा 2 एंड 3 वाला, तो हमें क्या है इसमें आंसर बी ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। विद रेफरेंस टू 2 नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज कॉल कोल बेड मीथेन एंड शेल गैस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन दो के बारे में हमें बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है कोल बेड मीथेन इज दिस pure methane gas extracted from coal seams, while shale gas is mixture of propane and butane only that can be extracted from fine grained sedimentary rocks। तो देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ठीक है। जो कोल बेड मीथेन है वो जो कोल बेड जो मीथेन है वो किसका फॉर्म है, नेचुरल गैस का वो है, नेचुरल गैस का वो है, ये एक फॉर्म है, ठीक है, जो कोल सेम से निकाली जाती है, प्योर मीथेन का वो नहीं है, फॉर्म नहीं है। और सेकंड बोल रखा है कि जो शेल गैस है वो प्रोपेन और ब्यूटेन का ही मिक्सचर है, नहीं, वो प्रोपेन ब्यूटेन और मीथेन, इसमें मीथेन भी होती है, क्या होती है इसमें मीथेन भी होती है, मीथेन का भी मिक्सचर है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गई, तो ये दोनों स्टेटमेंट, ये पहली स्टेटमेंट टोटल रॉन्ग होगी। सेकंड है इन इंडिया अबंडेंट कोल बेड मीथेन सोर्सेज एग्जिस्ट बट सो फार नो शेल गैस रिसोर्सेज हैव बीन फाउंड। क्या ऐसा है कि हमारे में शेल गैस बेस नहीं है। मैंने आपको 6 शेल गैस बेसिस जब ज्योग्राफी पढ़ा रही थी तब लिखवाए थे, अगर आपको याद हो तो, पता नहीं किसी को याद होंगे कि नहीं होंगे। कैम्बे,
ठीक है। कैम्बे, एक तो था कैम्बे गुजरात में, उसके बाद बताया था कावेरी ऑनशोर जो था, एक बताया था असम अराकन वाला रीजन, एक इंडो गैंगेटिक बेसिन बताया था, एक गोंडवाना वाला रीजन बताया था, और एक कृष्णा गोदावरी ऑफशोर बताया था। कृष्णा गोदावरी ऑफशोर, ये 6 जगह पे क्या है, हमारी शेल गैस पाई जाती है। तो इसमें बोला कहीं नहीं पाई जाती, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो आंसर क्या आ जाता है इसका, डी आ जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही जगह पाई जाती हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्या बोल रहा है, फर्स्ट नीम ऑयल कैन बी यूज्ड एज ए पेस्टिसाइड टू कंट्रोल द प्लोरिफरेशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड माइट्स। बिल्कुल, नीम ऑयल पेस्टिसाइड की तरह यूज़ किया जा सकता है। सेकंड है, नीम सीड्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ बायोफ्यूल्स एंड हॉस्पिटल डिटर्जेंट। यस, जो नीम के सीड हैं वो बायोफ्यूल और हॉस्पिटल के डिटर्जेंट बनाने में भी यूज़ हो सकते हैं। थर्ड है, नीम ऑयल हैज़ एप्लीकेशन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। जो नीम ऑयल है उसकी जो एप्लीकेशन है वो फार्मा इंडस्ट्री में भी है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो इसका आंसर आ गया डी। आ जाते हैं 16 पे। 16 क्या बोलता है, फर्स्ट है, मेज कैन बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च। जो मेज है वो स्टार्च के प्रोडक्शन में यूज़ हो सकता है। तो यस, जो मेज है वो स्टार्च के प्रोडक्शन में यूज़ हो सकता है। सेकंड है, ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मेज कैन बी फीड स्टॉक फॉर ऑयल बायोडीजल। यस, ऑयल जो मेज से निकालते हैं वो बायोडीजल बनाने में भी यूज़ हो सकता है। थर्ड है, एल्कोहलिक बेवरेज कैन बी प्रोड्यूस बाय यूजिंग मेज। यस, मेज से ये भी यूज़, तो मेज से आप एल्कोहल भी बना सकते हो और ऑयल भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, और क्या बना सकते हो आप, स्टार्च भी बना सकते हो। ठीक है, तो तीनों चीज़ कर सकते हो। आंसर आ जाता है डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इन इंडिया क्लस्टर बीन, जिसको ग्वार भी बोलते हैं, ट्रेडिशनली यूज्ड एज वेजिटेबल और एनिमल फीड, बट रिसेंटली द कल्टीवेशन ऑफ दिस हैज एज्यूम्ड सिग्निफिकेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस कंटेक्स्ट। तो अभी ये इतना ज़्यादा न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसकी जो गम है वो जो इसके सीड से बनाई जाती है वो शेल गैस निकालने में यूज़ हो रही है। ठीक है, वो शेल गैस निकालने में यूज़ हो रही है, इसीलिए जो ये है ये न्यूज़ में ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, कौन सा जो है वो बायो फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ होता है। ठीक है, कौन सा जो है वो बायो फर्टिलाइज़र की तरह हमारा यूज़ होता है। तो आप देखो कि जो ये जो है हमारी नोस्टॉक, ये नोस्टॉक क्या है, हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी है। ठीक है, और आपने देखा होगा कि आप एगेरिकस को, जो एगेरिकस है वो आपने कहीं नहीं देखा होगा। एगेरिकस का यूज़ कहीं भी हमें एग्रीकल्चर, मतलब कहीं भी बायो फर्टिलाइजर में हमने रोल नहीं देखा है एगेरिकस का कहीं भी। ठीक है, अगर हम नोस्टॉक की बात करें, यस उसका तो रोल दिखा है। ठीक है, उसका तो रोल देखा है नोस्टॉक का रोल। अगर स्पाइरोगायरा की बात करें, स्पाइरोगायरा की बात करें, ये क्या है, ग्रीन एल्गी है। ठीक है, ग्रीन एल्गी है, लेकिन जो ये है ये बेनिफिशियल इतनी नहीं होती, बेनिफिशियल ये इतनी नहीं होती। ठीक है, क्योंकि ये कम्पीट करती है न्यूट्रिएंट्स के लिए। ठीक है, क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं उससे न्यूट्रिएंट्स के लिए कम्पीट करती है। तो ये भी नहीं हुई। ठीक है, तो स्पाइरोगायरा क्या करती है, कम्पीट करती है अपने उसके लिए, खाने के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए प्लांट से। तो ये कैसे वहाँ पे बायो फर्टिलाइजर का काम कर सकती है। तो फर्स्ट भी नहीं है और थर्ड भी नहीं है, तो आंसर क्या आ गया, बी। ठीक है, आंसर क्या आ गया, बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में बताना है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज विच ऑफ द अबोव हेल्प इन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन को स्टोर करने में कौन सी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो कार्बन को हेल्प कौन सी करेंगे, फर्स्ट है कंटोर बंडिंग, सेकंड है रिले क्रॉपिंग, और थर्ड है जीरो टिलेज। तो तीनों ही जो है वो हमारी किस में हेल्प करेंगी, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में हेल्प करेंगी। ठीक है, कंटोर बंडिंग क्या होती है, जब जैसे कि ऐसे नेचुरल मान ले वो है, तो यहाँ पे स्टोन्स को रख दिया जाता है ताकि पानी को यहाँ पे स्टोर किया जा सके। ठीक है, यहाँ पे स्टोन्स को रख दिया जाता है पानी को स्टोर करने के लिए नेचुरल उस पे लैंडस्केप पे। ठीक है, मतलब जो ढलान वाला रीजन होता है उस पे। रिले क्रॉपिंग क्या होती है, मल्टीपल क्रॉप्स को एक ही खेत में उगा देना, उसको बोलते हैं रिले क्रॉपिंग। और जीरो टिलेज तो आपको सबको पता ही है, बिना जोते खेत में सीड को बो देना। ठीक है, तो ये सारे ही कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। सम स्पीसीज ऑफ विच ऑफ द अबो ऑर्गेनिज्म आर एम्प्लॉयड एज बायोपेस्टिसाइड। तो इनमें से ऊपर में से बायोपेस्टिसाइड की तरह कौन सा यूज़ होता है। तो याद रखना, बैक्टीरिया भी यूज़ होता है, फंजाई भी यूज़ होता है, और फ्लावरिंग प्लांट, ये तीनों ही एज ए बायो फर्टिलाइजर हमारे यूज़ होते हैं। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्या बोलता है, बायोमास गैसिफिकेशन इज, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू पावर क्राइसिस इन इंडिया। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है। फर्स्ट है, कोकोनट शेल, ग्राउंडनट शेल एंड राइस हस्क कैन बी यूज्ड इन बायोमास गैसिफिकेशन। कि ये जो चीज़ है ये बायोमास इसमें वो होती हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, बिल्कुल सही है कि ये जो होती हैं हमारी कोकोनट शेल, ग्राउंडनट शेल, राइस हस्क, ये बायोमास गैसिफिकेशन में हेल्प करती हैं। सेकंड है, कंबस्टिबल गैसेस जनरेटेड फ्रॉम बायोमास गैसेस कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ओनली। नहीं, केवल और केवल वो नहीं होती, मीथेन भी होती है।
वाटर भी होता है, नाइट्रोजन भी होती है, ये सारे रिलीज होते हैं। थर्ड है कंबस्टिबल गैसेज जनरेटेड फ्रॉम बायोमास गैसिफिकेशन कैन बी यूज्ड फॉर डायरेक्ट हीट जनरेशन बट नॉट इन इंटरनल कंबशन एजेंट, नहीं दोनों में ये यूज़ की जा सकती है। तो फोर्थ भी गलत हो गया, सॉरी थर्ड भी गलत हो गया, सेकंड भी गलत हो गया, फर्स्ट सही है। जो इसका आंसर आ जाता है वो क्या आ जाता है, ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ 4 एनर्जी क्रॉप्स, 4 के नाम दिए गए हैं, कौन सा इथेनॉल बनाने के काम आता है, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मेज किसके में बनाने में काम आता है, वो हमें इथेनॉल बनाने में भी काम आता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर इस पे 23 पे। ब्लू ग्रीन एल्गी की कुछ स्पीसीज दे रखी हैं, जो कौन सी स्पीसीज बायो फर्टिलाइजर की तरह, मतलब देखो बायो फर्टिलाइजर पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो बायो फर्टिलाइजर बड़े अच्छे से हमें पढ़ना है। कौन सी स्पीसीज हैं ब्लू ग्रीन एल्गी की जो प्रमोट करेंगी जिनको हम एज ए बायो फर्टिलाइजर प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सी स्पीसीज हैं, तो देखो ये हैं, दे हैव द मैकेनिज्म टू कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू फोम दैट क्रॉप प्लांट कैन एब्जॉर्ब रीडली, इसीलिए उनको बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो उनकी स्पीसीज होती हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिसको प्लांट अपटेक कर सकें, ठीक है, इसीलिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, अदर देन जेट्रोपा कर्कस के अलावा वाई इज पोंगामिया पिनाटा आल्सो कंसिडर्ड ए गुड ऑप्शन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल इन इंडिया, पोंगामिया पिनाटा को भी एक अच्छा ऑप्शन क्यों माना जाता है, किसके लिए, बायोडीजल के लिए इंडिया में, ठीक है, इंडिया में क्यों माना जाता है। तो जो है सबसे पहले पोंगामिया पिनाटा ग्रोज नेचुरली इन मोस्ट ऑफ द एरिड रीजन इन इंडिया, बिल्कुल ये वहाँ पे पाया जाता है। सेकंड है द सीड्स ऑफ पोंगामिया पिनाटा आर रिच इन लिक्विड कंटेंट विच इज़ नियरली हाफ इज ओलिक एसिड, बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसीलिए इसको एज ए बायोडीजल यूज़ किया जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। एडवांटेजेस बताने जीरो टिलेज के हमें, ठीक है, जीरो टिलेज के हमें क्या बताने हैं, फ़ायदे बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है सोइंग ऑफ वीट इज़ पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेसिड्यू ऑफ प्रीवियस क्रॉप, बिल्कुल आप वीट को बो सकते हो बिना प्रीवियस वो काटें, ठीक है। सेकंड है विदाउट द नीड ऑफ नर्सरी ऑफ राइस सैपलिंग डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ पैडी सीड्स इन दी वेट सॉइल इज पॉसिबल। थर्ड है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन दिस सॉइल इज पॉसिबल। तो तीनों ही स्टेटमेंट इसके करेक्ट हो जाते हैं, आंसर आ जाता है डी कि जीरो टिलेज के तीनों ही फायदे हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। अकॉर्डिंग टू इंडियाज नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल, बायोफ्यूल रॉ मटेरियल की तरह कौन सा यूज़ किया जा सकता है बायो फ्यूल को बनाने में, ठीक है, बायोफ्यूल को बनाने में कौन सा यूज़ किया जा सकता है। तो याद रखना कि जो हमारे ये ग्राउंड नट सीड्स हैं वो नहीं यूज़ किए जा सकते, और हॉर्स ग्राम है वो नहीं यूज किया जा सकता, और सारे यूज किए जा सकते हैं, मतलब कसावा भी, व्हीट ग्रेन्स भी, रोटन पोटैटोज भी, शुगर बीट भी। तो 1 2 5 6, ठीक है, ये सारे करेक्ट हैं, ठीक है। और ग्राउंडनट सीड्स और ये जो हॉर्स ग्राम है ये यूज़ नहीं किए जाते किसमें, बायोफ्यूल के प्रोडक्शन में। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट 36% ऑफ इंडियाज डिस्ट्रिक्ट्स आर क्लासिफाइड ओवर एक्सप्लॉइटेड और क्रिटिकल बाई सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ने जो 36% जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको ओवर एक्सप्लॉइटेड किया। देखो याद रखना, केवल और केवल 15% जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको किया है, 36 को नहीं किया। तो पहली स्टेटमेंट तो होगी रॉन्ग। और एक्सप्लॉइटेड कितनों को बताया, 15% को बताया है ओनली, ठीक है। तो सेकंड है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी वाज फॉर्म्ड अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, यस, ये जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर बनी थी सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। थर्ड है इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरीगेशन इन द वर्ल्ड। जो इंडिया है वहाँ पे ग्राउंड वाटर इरीगेशन के अंडर सबसे ज़्यादा एरिया, यस, इंडिया का है 25% एरिया। उसके बाद आता है चाइना और उसके बाद आता है यूएसए, उसके बाद चाइना, उसके बाद यूएसए। तो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट हो जाती हैं। क्या ग्राउंड वाटर को प्रिजर्व करने के लिए इंडिया कोई स्टेप चला रहा है, यस, अटल भूजल मिशन, अटल भूजल मिशन, ये किसके, ये भी इसी के लिए है। सेकंड है नेशनल एक्वीफर मैपिंग, नेशनल एक्वीफर मैपिंग, ये भी बड़े अच्छे से मैंने करवाया हुआ ज्योग्राफी में। एक्वीफर किसको बोलते हैं, एक है जल शक्ति अभियान, एक क्या है, जल शक्ति अभियान, ठीक है, जल शक्ति अभियान। तो ये जो तीन हैं ये तीनों किसके लिए हैं, ये भी वाटर को कंजर्व करने के लिए। एक और चीज़ याद रखना कि एक सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी नहीं, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, उसके जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, फरीदाबाद हरियाणा में। कहाँ पे है, फरीदाबाद हरियाणा में है उसके हेडक्वार्टर्स, ठीक है। तो ये हमारी कुछ स्टेटमेंट हो जाती हैं इसके बारे में, करेक्ट। तो आज हमारे रिसोर्स मैनेजमेंट से और हमारे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से हम जितने क्वेश्चन थे प्रीवियस 10 ईयर्स में वो हम कंप्लीट करा चुके हैं, ठीक है। तो आप हमारी सीरीज़ के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, और हम टोटल जितने भी 2011 से लेकर 20 तक जितने भी इन्वायरमेंट में क्वेश्चन आए होंगे वो हम सारे कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। और फिर हम अपने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आएंगे जिसमें कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस दी जाएगी बहुत सारे टॉपिक्स की, ठीक है। तो अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक करें बिना बिल्कुल मत जाना, ठीक है। तो इसी नोट पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।